हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये मॉन्टेग्यू चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दो उस समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल थे। तो उन्हीं के नाम से इसको मॉन्टेग्यू चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका क्या बैकग्राउंड था और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके क्या परिणाम निकले, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर हमें ये जानने की ज़रूरत है कि 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया था। और 1914 में जो वर्ल्ड वॉर थी उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये सब लड़ रहे थे दूसरी यूरोपीय पावर्स जैसे कि जर्मनी, टर्की, इनसे। और ब्रिटेन को चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट क्योंकि मेजरली जो ब्रिटिश आर्मी थी जो इस वर्ल्ड वॉर के अंदर लगी हुई थी उसके अंदर रिक्रूट्स जो सारे थे वो इंडियंस थे। और इसी बीच में भारत के अंदर 1916 में तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलके होम रूल लीग्स भी स्टार्ट कर दी होती हैं जो पूरी जोर शोर से भारत के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे आपके रिक्रूट्स लेने के लिए अगर आप हमें सेल्फ गवर्नमेंट दें। तो इसीलिए भारतीयों का सपोर्ट पाने के लिए जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं मॉन्टेग्यू, ये एक डिक्लेरेशन करते हैं 1917 में जो कि अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये कहते हैं कि भारतीयों का पार्टिसिपेशन हर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाया जाएगा। और ये जो डिक्लेरेशन होती है उसमें सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारतीयों के लिए तैयार की जाएगी जिसे भारतीय मानते हैं कि हमें सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट देंगे, यानी कि खुद का होम रूल देंगे, स्वराज मिलेगा हमें फाइनली। लेकिन अल्टीमेटली जब ये रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होते हैं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तब ये ब्रिटिशर्स अपनी बात से मुकर जाते हैं और कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी जाती है, बहुत ही लिमिटेड पावर्स दी जाती हैं। इसलिए तिलक ने इन रिफॉर्म्स को बोला कि अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग, अ सनलेस डॉन, बिना सूरज के शाम, सुबह। और एनी बेसेंट ने इसे बोला कि अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट। तो इंडियन लीडर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं रिफॉर्म से। तो देखें इनके अंदर क्या क्या भारतीयों को पावर्स दी गई एक्स्ट्रा। तो एक सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अंदर दो क्लासेस बनाई गई, एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और एक मिनिस्टर्स। तो गवर्नर अभी भी एग्जीक्यूटिव का हेड था, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स थे ये भारतीयों के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। और जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। तो गवर्नर जो था वो इंचार्ज था रिजर्व लिस्ट का और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का। ये पूरी ब्रिटिश सत्ता ही थी इसके अंदर। और इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो था लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू और डिफेंस भी इसी के अंदर था। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें मेन काम की थी, जो टैक्सेस आ रहे हैं और जो सेना बनाई जा रही है, वो तो सब अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही था। और जो इंडियंस के जो मिनिस्टर्स अपॉइंट करे जा रहे हैं उनको एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ, ये सब बाकी की चीज़ें दे दी गई। और इसमें भी जब सारा रेवेन्यू तो उन्हीं के ही हाथ में है, तो इसमें तो बची कुची पावर से इनके पास आती थी, बचे कुची रेवेन्यू से जो आपको करना है कर लो। बाकी सारा पावर्स अभी भी सारी मेन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी। मिनिस्टर्स जो थे यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल थे पीपल को जो उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं लेजिस्लेचर के थ्रू। ये मिनिस्टर नॉमिनेट किए जाते थे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर को, अनलाइक द मिनिस्टर्स। बेसिकली सारी पावर यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता के पास ही थी। और वो पावर किसके पास थी? इन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स और गवर्नर जनरल के पास। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और गवर्नर जनरल है वो इंटरफेयर कर सकते हैं मैटर्स में रिजर्व लिस्ट की। और ये इंटरफेरेंस रिस्ट्रिक्टेड था ट्रांसफर लिस्ट के मामले में। तो अब लेजिस्लेचर को देखते हैं। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज का साइज बढ़ा दिया गया। नाउ 70% जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड थे
और कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दी गई। यहाँ पे सिख और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स सबकी जो है कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दी गई। मुस्लिम्स की जो कम्युनल इलेक्टोरेट थी वो ज़्यादा बढ़ा दी गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कुछ वुमेन भी यहाँ पर वोट कर सकती थी। गवर्नर का असेंट जरूरी था किसी भी बिल को पास करने के लिए। गवर्नर के पास वीटो पावर थी अपने ही ऑर्डिनेंसेस इशू करने के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो गवर्नर जनरल था। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दो लिस्ट थी, एक सेंट्रल थी एक प्रोविंशियल थी। प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर प्रोविंसेस आते थे और सेंट्रल लिस्ट के बारे में देखता था। अब यहाँ पे जो एक चीज़ लाया गया, वो जो 6 मेंबर्स होते थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें पहले एक इंडियन हुआ करता था, अब उसकी जगह 3 इंडियंस कर दिए गए। उसके अलावा गवर्नर जनरल अपनी खुद की ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकता था, उसे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। और वो बिल्स भी आगे सर्टिफाई कर सकता था, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जिनको रिजेक्ट कर देता है उनको भी गवर्नर जनरल सर्टिफाई कर सकता था। तो पावर अभी भी सारी गवर्नर जनरल के पास ही थी। उसके अलावा अगर लेजिस्लेचर की बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर स्टार्ट किया गया जिसके अंदर 2 हाउसेस थे। एक था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे एक तरीके से लोकसभा का जन्म कह सकते हैं, और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा का एक तरीके से जन्म कह सकते हैं। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस में या कर लोकसभा मान लीजिए, इसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उसमें गवर्नर जनरल स्पेशली एंग्लो इंडियंस और इंडियन क्रिश्चियंस को नॉमिनेट कर सकता था। इसी के साथ लोकसभा का टेन्योर जो था, लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर, वो सिर्फ 3 साल का था। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट था, और या अपर हाउस कहते हैं जिसे, उसके अंदर जो मेंबर्स का टेन्योर था वो 5 साल के लिए था। और क्या क्या फीचर्स थे इसके अंदर, लेजिस्लेचर में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं बजट के ऊपर, लेकिन सिर्फ 75% बजट पे अभी भी वोट नहीं किया जा सकता था, वो अभी भी ब्रिटिश सत्ता के हाथ में ही था। बस 25% ऑफ बजट के ऊपर वोट किया जा सकता था, बाकी का नॉन वोटेबल था जो बजट था। और एक बिल को अगर पास होना है तो उसे दोनों हाउसेस की मंजूरी जरूरी थी। और अगर दोनों हाउसेस के बीच में कोई डेडलॉक हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के 3 तरीके थे, जॉइंट कमिटीज, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस और जॉइंट सिटिंग्स के द्वारा उसे रिजॉल्व किया जा सकता था। गवर्नर जनरल का असेंट जरूरी था किसी भी बिल को पास होने के लिए, और उसको लॉ बनने के लिए गवर्नर जनरल की मंजूरी जरूरी थी। अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है तब भी वो तब तक पास नहीं होगा जब तक गवर्नर जनरल का उसे असेंट नहीं मिलता। गवर्नर जनरल खुद से भी अपना खुद का बिल असेंट कर सकता था बिना किसी लेजिस्लेचर के कंसेंट के। और गवर्नर जनरल किसी भी बिल को प्रिवेंट भी कर सकता था अगर उसे वो डेट्रीमेंटल लगता है कंट्री के पीस के लिए। और गवर्नर जनरल इसके साथ किसी भी क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकता था, एडजॉर्नमेंट मोशन को भी और डिबेट को भी बंद कर सकता था हाउस के अंदर। तो बेसिकली सारी पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी। ये तो बस नाम नाम के लिए एक्स्ट्रा कंसेशंस दे रहे थे ताकि जो मॉडरेट्स हैं कांग्रेस के अंदर वो थोड़े शांत हो जाएं। वोट करने की पावर किस किस के पास थी, तो वोट करने की पावर कहने को तो अब वोट कर सकते थे, पर 26 करोड़ पॉपुलेशन थी इस समय इंडिया की, और 26 करोड़ में सिर्फ 10 से 15 लाख लोग वोट कर सकते थे। और ये जो वोट कर सकते थे ये लोग कौन थे, जो कि टैक्सेस दे पा रहे हैं 3,000 से ज़्यादा। और ये तो बहुत ही कम लोग आते हैं इसके अंदर, पीजेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं आते, जो गरीब किसान हैं फार्मर्स वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते इस कैटेगरी में। सिर्फ जमींदार, मनी लैंडर्स या अमीर बिजनेसमैन, तो बहुत ही लिमिटेड इलेक्टोरेट था जो वोट कर सकता था यहाँ पे। और इसी के साथ जिन लोगों को ऑफिशियल गवर्नमेंट टाइटल्स मिले हुए हैं या कुछ बहुत ही स्पेशल पोस्ट पे हैं, वही लोग इसमें वोट कर सकते थे। तो बहुत ही लिमिटेड वोटिंग थी यहाँ पर। अब आते हैं इंडियन काउंसिल पे। ये इंडियन काउंसिल लंदन में होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। इस इंडियन काउंसिल के अंदर भी चेंजेस लाए गए। तो इसके अंदर एटलीस्ट 8 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स रख दिए गए इंडियन काउंसिल के अंदर। और इनमें से आधे मेंबर्स को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
और इनका जो टेन्योर था वो 5 साल के लिए था। तो इसके मेजर प्रोविजंस क्या थे कि इसने पहली बार एस्टैब्लिश कर दी थी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के अंदर। और इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न थी कि 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगी जो कि देखेगी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कैसा काम किया, और इसी के बिना पर वो रिफॉर्म सजेस्ट करेगी। तो इसी के बाद 1927 में इसी को देखने के लिए साइमन कमीशन बनता है, जिसके अंदर सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स ही रख दिए होते हैं, जबकि उसे रिफॉर्म सजेस्ट करने थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसी के लिए ऑल ओवर इंडिया मास प्रोटेस्ट होते हैं, हड़ताल होते हैं, और काफ़ी सारी गतिविधियाँ होती हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट आगे चल के। और क्या प्रोविज़न थे इस एक्ट के अंदर? इसने एक ऑफिस क्रिएट किया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का अलग से, ताकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर बोझ थोड़ा कम हो सके। तो ये सब हमने देख लिया कि क्या-क्या रिफॉर्म्स आए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। अब इसकी मेन लिमिटेशंस देखते हैं कि इसकी क्या-क्या इसकी लिमिटेशंस रही। तो इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, सबके लिए ला के डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, इसने उसे आगे बढ़ाया। और फ्रेंचाइजी बहुत ही लिमिटेड थी, जैसे मैंने बताया, वोट बहुत ही गिने चुने लोग, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर ऐसे सेक्शंस रखे जाएं इसके अंदर। इसीलिए उन्होंने इस तरीके की लिमिटेड फ्रेंचाइजी रखी इसमें। आम आदमी वोट नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी, कोई भी खुद की बिल इशू कर सकते हैं, खुद की ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं, और किसी भी लेजिस्लेचर से पास हुए हुए बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी। और जो एलोकेशन थी सीट्स की सेंट्रल लेजिस्लेचर में, वो प्रोविंसेस की इम्पोर्टेंस के ऊपर थी कि जहाँ से ज़्यादा बिजनेस आता है उनको ज़्यादा सीट्स दी गई, रेदर देन की पॉपुलेशन की साइज़ पे दिया जाए। तो ये बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बेसिकली इंडियंस के पास बहुत ही लिमिटेड पावर थी। इसी का फल ये देखते हैं कि 1919 में कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी दिखाते हुए ब्रिटिशर्स एक तरफ तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आए, उसी के साथ अपना रिप्रेशन दिखाने के लिए रॉलेट एक्ट ले आए थे 1919 में। और इसने बहुत ही ज़्यादा सेवरली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था प्रेस को, और इसके अगेंस्ट सारे इंडियन मेंबर्स की ओपोजिशन होते हुए भी ये एक्ट पास हो गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस यही ये दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड पावर्स दी गई थी इंडियंस को। तो ये ओवरऑल एक फेलियर था जो ये एक्ट था। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर सारा समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।